हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये टॉप जो है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ज़ीरो से हीरो बनाने वाला ये पेपर है। अगर आपको जो है पॉलिटी में जो है नहीं आती है और जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके पॉलिटी में गलत हो जाते हैं, तो ये टॉप जो है 100 से भी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में जो है बहुत सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपकी जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो है सभी एग्ज़ाम जितने भी आप गवर्नमेंट में एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, या चाहे बिहार से लोअर ग्रेड के एग्ज़ाम्स हो, सारे किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बैठते हैं उसमें जो है पॉलिटी के जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है आज का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के लिए, इसलिए गौर से ध्यान से पेपर को जो है समझिएगा, पेपर को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पेपर को शुरू करते हैं। एक सेकेंड, चलिए पेपर को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करिए ताकि वो भी जो है इस तरीके के जो है वीडियोस का लाभ ले सके। देखिए इन पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ज़रूर इनको सॉल्व किया करिए। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस जो है प्रावधान के तहत किया गया था, किस योजना के तहत किया गया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन संविधान से रिलेटेड है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारतीय संविधान का जो है गठन किया गया था। तो 4 ऑप्शंस देने हैं, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, उसका सही आंसर देना है। तो देखिए इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का जो है गठन का प्राव शुरू हुआ था। और जो शुरुआत हुई थी वो क्रिप्स योजना के तहत जो है पहला जो है प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान रखिएगा, जो है भारतीय जो है संविधान सभा के गठन का जो है प्रस्ताव रखा गया था, तो वो जो है क्रिप्स योजना 1942 के तहत रखा गया था और जो है गठन किया गया था, इसके द्वारा जो है ये गठन हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के जो है चुने हुए स्थायी सदस्य जो है कौन, अध्यक्ष मतलब स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। तो देखिए जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी, गौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है सबसे पहली बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी जो है पहली बैठक में जो है पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अस्थाई की बात हो रही है और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। उसके बाद जो है 11 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुई, जिसमें जो है संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो इसका आंसर जो है स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है, और अस्थायी पूछे तो जो है आपको सच्चिदानंद सिन्हा बताना है। और ध्यान रखिएगा संविधान सभा की जो है पहली बैठक जो हुई थी, ठीक है, तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 9 और जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो दो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से बताना है कि कौन सा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाए थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे। ठीक है, इसी तरीके से जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, कई बार जो है पूछते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है लेकर के आए थे, प्रस्तुत किया था, वो जवाहरलाल नेहरू या झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो है संविधान सभा का जो है प्रारूप के जो है अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको परीक्षा के दृष्टि से बताऊंगा। ठीक है, इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप जो है कुछ और भी फैक्ट्स जो आपको नहीं आते, ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें जितनी भी बातें मैं बताऊंगा वो सारे की सारी इंपॉर्टेंट होंगी। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बातें आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है
भारत के संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को जो है कितना जो है समय, कई बार जो है ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी जो है अक्सर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है। यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, या ट्रिपल एससी का एग्जाम्स देते हैं, या बिहार जो है स्टेट जो है बी ग्रेड सी ग्रेड के एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, इनमें जो है अक्सर पूछा जाने वाला है। तो देखिए संविधान सभा जो है तैयार होने में जो है उसको 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इसको जो है तैयार होने में जो है कुल जो है 11, ध्यान रखिएगा, कुल 11 बैठकों का आयोजन हुआ था। 11 बैठकें जो है आयोजित की गई थी, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति, मैंने अभी बताया था कि प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो है इस प्रारूप समिति में जो है कितने और जो है सदस्य थे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो है टोटल सदस्यों की संख्या थी, ध्यान रखिएगा, टोटल जो है सदस्य थे 7, ठीक है। एक जो है अध्यक्ष था और 6 जो है अन्य जो है सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे देखिए इसमें केवल अन्य सदस्य के बारे में पता रहा है तो इसका आंसर है 6। अगर टोटल सदस्यों के बात बताए तो वो है 7, ठीक है। अब वो टोटल जो है 7 सदस्य कौन थे, इनके नाम भी अक्सर आपको याद रखने हैं। पहला नाम है आयंगर, जिसका गोपाल स्वामी आयंगर। आप शॉर्टकट में जो है कुछ भी एक कीवर्ड से याद कर सकते हैं, जैसे आयंगर जो है, फिर कृष्ण स्वामी अय्यर है, के.एम. मुंशी है, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला है, बी.एल. जो है मित्र हैं, ठीक है, और डी.पी. खेतान है। ये जो हैं इनके नाम हैं, ठीक। और डी.पी. जो खेतान है ये मृत्यु हो जाने के बाद, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद जो है इनको टी.टी. कृष्णमाचारी को जो है इसको ये सदस्य बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जो है प्रथम प्रारूप जो है किसने तैयार किया था, देखिए प्रथम प्रारूप जो है किसने तैयार किया था, तो देखिए ये प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम प्रारूप जो है ये बी.एन. राव ने तैयार किया था, ठीक है। इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था, इनके प्रारूप में 243 जो है, ध्यान रखिएगा, 243 अनुच्छेद थे, ठीक है, अनुच्छेद थे, और जो है 13 अनुसूचियाँ थी। ध्यान रखिएगा 13 अनुसूचियाँ थी इनके संविधान में, जो प्रारूप अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। इनको जो है बी.एन. राव को जो है ध्यान रखिएगा संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। संविधान निर्माण के जो समय जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव को कहा जाता है। राव सलाह, ऐसे याद रखिएगा, सलाहकार सलाह देना, किसकी राव से सलाह, राव ऐसे समझ के, ठीक। तो याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। परीक्षा में जो है इस तरीके के जो है मतलब तरीकों को जो है आजमाते रहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो कब अंगीकृत किया गया था, या मतलब पूर्ण रूप से जो है इसे कब लागू किया गया था, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है इसे जो है तैयार किया गया था, पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा अंगीकृत किया गया था, या फिर अंगीकृत की जगह हो सकता है लिख किया जाए पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। ध्यान रखिएगा इस दिन जो है इसे जो है संविधान को तैयार कर लिया गया था, तैयार किया गया था तो 26 नवंबर 1950 को। और जो है इसे लागू कब किया गया, तो सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू किया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा इसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी.आर. अंबेडकर द्वारा जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए संविधान सभा में जो है निर्वाचन हो रहा था, तो अंबेडकर जो है किस सीट से लड़ रहे थे, तो पूर्वी बंगाल से लड़ रहे थे, या तत्कालीन जो है मध्य भारत से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, या पंजाब से। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से लड़ रहे थे, ठीक है। पहले ये जो है पूर्वी बंगाल से थे, ध्यान रखिएगा ये पहले थे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, पहले जो है ये मतलब पूर्वी बंगाल से थे, फिर उसके बाद जो है मतलब पाकिस्तान में शामिल हो जाने वाला ये क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हो गया, तो इसको बाद में जो है इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है अपना जो है मतलब निर्वाचन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की जो है बात किसने कही थी? तो देखिए संविधान सभा में जो है 15 वर्ष के लिए जो है वयस्क मताधिकार को जो है स्थगित करने की बात कही गई थी। ये मौलाना आज़ाद ने कही थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जो है इसे पूर्ण रूप से मतलब जोर शोर से जो है वयस्क मताधिकार के रूप में जो है लागू कर रहे। इसकी वजह ये भी थी कि जो है उस समय जो है मतलब लोगों की जो है एजुकेशन जो है बहुत कम था, 10% से भी जो है निचले स्तर पे लोग थे, तो चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसलिए ये इस तरीके की जो है बात कही थी मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है? भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की जो है संकल्पना जो है किस देश से ली गई? तो देखिए ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो है संसद जो है एक तरीके से जो है जुडिशियली रिव्यू कब किया जाता है? तो देखिए संसद जो है वो कानून बनाती है, ध्यान रखिएगा, संसद का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, विधेयक लाना, कानून बनाना। ठीक है, और जो है कानून बनाना होता है और उस कानून का जो है पुनरीक्षण करने का जो है अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, मान लीजिए संसद ने जो है ऐसा कोई कानून बनाया जिससे जो है आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकार जो है नष्ट हो रहे हैं, आपके मूल अधिकार कम हो रहे हैं या आपके मूल अधिकारों को ख़त्म किए करने का प्रयास किया, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे विधानों को, ऐसे आदेशों को न्यायिक पुनरीक्षण करके, ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण करके उन जो है कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति रखता है। ध्यान रखिएगा, मतलब उस तरीके जो है कोई भी बिल को जो है ख़त्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एक आदेश से, एक बात कह करके। ठीक है, और ये प्रावधान लिया है यूएसए से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से सभी जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जो है संविधान की सूची दी हुई है। हम सभी को पता है कि भारत का जो है संविधान जो है कई देशों से लिया गया है, करीब करीब जो है 60 देशों से हमने अपने संविधान को जो है मतलब उनके प्रावधानों को जो है अपने पास रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उसके बारे में जो है चर्चा करी गई है। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो हम सभी को पता है वो यूएसए से लिया गया है। संसदीय शासन की जो है संसदीय प्रणाली वो है यूके से ली गई है। आपात जो है उपबंध जो है ये आपातकालीन जो है व्यवस्था जो है वो जर्मनी से ली गई है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और कनाडा से जो है, ध्यान रखिएगा, कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था क्या जो है संघात्मक जो है व्यवस्था ली गई है। ठीक है, संघात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान किया गया है? तो देखिए दल बदल विरोधी जो है कानून का मतलब प्रावधान किया गया है, तो वो अनुसूची क्या है? तो टोटल जो है हमारे जो है संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से जो है 10वीं अनुसूची जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है डी आंसर है इसका, 10वीं अनुसूची में जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहली बार जो है दल बदल से रिलेटेड जो कानून बना था 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो है, ठीक है, ये दल बदल कानून जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा ये दल बदल कानून जोड़ा गया था। उसके बाद 91वें जो है, ध्यान रखिएगा 91वें जो है कॉन्स्टिट्यूशन 2003 द्वारा जो है इसको जो है शामिल किया गया था। अब दल बदल जो है कानून है क्या? देखिए आज के संबंध में देखते हैं कि आज के कई जो है नेता विधायक जो होते हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ करके एंड टाइम में जब पार्टी में जो है चुनावी प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक है, तो जो है कैबिनेट की बैठक हो रही होती है, तो ऐसी प्रक्रिया में जो है इधर से उधर छलांग लगाते रहते हैं, दल बदल लेते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए विधायकों को जो दल बदल लेते हैं, ध्यान रखिए जो दल बदल करते हैं, इससे जो होता है क्या, कैबिनेट की स्थिरता जो है कमज़ोर होने लगती है। उसी को जो है समाप्त करने के उद्देश्य से कम जो है 2/3, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी से जो है दल बदल करता है तो 2/3 जो है विधायक जो है अगर जो है विलय के पक्ष में होते हैं, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसे दल बदल जो है मान लो उसके पक्ष में रहेगा। अदरवाइज जो है सभी जो अगर कोई दल बदल करता है, एक सिंगल दुकीला तिकीला आदमी, तो 3 4 10 15 लोग करते हैं, तो जो है उनको फिर से उन्हें जो है चुनावी प्रक्रिया के तहत जो है उन्हें जो है उसी तरीके से लड़ना पड़ता है जो है चुनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित जो है शब्दों में कौन सा जो है शब्द जो है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। मतलब जो है प्रस्तावना में जो है भारत के जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द जो है 1970 के बाद जो है जोड़ा गया है। तो देखिए अखंडता जो है 1970 जो है 5 के बाद जोड़ा गया शब्द है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो 3 शब्द क्या थे? समाजवादी, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना की बात आ रही है तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ये जो है क्वेश्चंस कई बार जो है पूछा जाता है और ठीक है बच्चे जो है डीप में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं। तो देखिए प्रस्तावना में है 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। इसमें से जो है पहला न्याय है सामाजिक न्याय, दूसरा जो है वो राजनीतिक न्याय है और तीसरा जो है वो आर्थिक न्याय है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात कही है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये एक्शन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की है। ठीक है, न्याय की व्यवस्था कितनी है? 3। तो स्वतंत्रता जो है वो विचारों की स्वतंत्रता है पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दूसरा, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो है 5 नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमबद्ध रूप से मैंने बताया है आपको। भारतीय संविधान में जो है किस प्रकार की जो है शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है संसदात्मक जो है शासन प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के जो है मूल लक्षण नहीं है। भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण में नहीं है। तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बिल्कुल बात सही है। भारत में जो है संसदीय जो है रूप से सरकार जो है चुनी, मतलब संसदीय रूप की जो है सरकार होती है। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। सर्वोच्च जो है सत्ता जो है भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। भारत एक जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, तो ये जो है गलत है। ध्यान रखिएगा, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। भारत में जो है केंद्र में अलग सरकार बनती है और राज्यों में जो है अलग सरकार बनती है। ठीक है, वो राज्य की जो है सरकारें जो है केंद्र के अंडर जो है कुछ नियमों के तहत कार्य करती है। ठीक है, हालांकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं राज्य की सरकारें, लेकिन कुछ जो है प्रावधानों के तहत जो है केंद्र के कंट्रोल में भी रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की जो है शक्ति जो है किस पे दी गई है? तो देखिए नए राज्यों के जो है गठन की जो है शक्ति किसको दी गई है? तो इसका सही आंसर है नए राज्यों के गठन की जो है शक्ति है वो संसद को दी गई है। ध्यान रखिएगा, संसद को दी गई है। आर्टिकल जो अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 2 अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है नए गठन के लिहाज से, तो वो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद जो है 2, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो सेकंड है, ठीक है, उसमें जो है भारत संघ में जो है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद जो है 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 जो होता है उसमें नए राज्यों के जो है निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगर जो है राज्यों का जो है सीमा बदली जाती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश की सीमा किसी अन्य जो है सीमा से जोड़ दी जाती है, ठीक है, या फिर जो है उस मध्य प्रदेश या भारत जो है जैसे मान लीजिए किसी अन्य स्टेट का नाम बदल दिया जाता है, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा था पहले, अब ओडिशा हो गया है, या फिर उत्तर प्रदेश का आगे चल के कोई नाम बदल दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है नाम का प्रावधान जो है बदलने का, या कोई नया राज्य जो है निर्माण कर लिया जाए, कोई अन्य राज्य का निर्माण, जैसे तेलंगाना राज्य बनाया गया था, उसके बाद जो है मान लीजिए एक और राज्य बना दिया जाए, तो उस तरीके से जो है राज्यों का निर्माण वो है अनुच्छेद 3 में, ध्यान रखिएगा, इसका प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है प्रथम अनुच्छेद, देखिए 2 अनुच्छेद की मैंने दूसरा और तीसरा बताया है। भारत का जो है पहला अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत एक जो है क्या है, तो भारत जो है राज्यों का यूनियन है। ध्यान रखिएगा, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का जो है भारत एक राज्यों का संघ है। ध्यान रखिएगा, यूनियन को ही हिंदी में संघ बोलते हैं, तो कई बार जो है लिख के आ सकता है भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो भारत जो है आर्टिकल 1 में लिखा है भारत
ये पॉइंट जो है 2 बार लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, क्योंकि भारत के 2 नाम हैं, भारत है या फिर इंडिया है, ठीक। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये एक आर्टिकल जो है एक की जो है लाइन है, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। चलिए, ये आर्टिकल 1, 2, 3 जो है, दो मैंने तीनों बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये पूछा जाता है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, ठीक है। ये तीनों जो है आर्टिकल रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी अन्य जो है अदर मतलब इसमें से जो है मतलब बहुत ज़्यादा कोई डीप नहीं पूछा जाएगा, ठीक। निम्नलिखित जो है संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत जो है भारत संघ के रूप में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, इसका सही आंसर जो है 36वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा, 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 द्वारा जो है सिक्किम को जो है एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ये राज्य बना था 22वां, ध्यान रखिएगा, ये 22वां राज्य बना था, ठीक है। और 35वें जो है राज्य के रूप में इसे जो है भारतीय राज्यों में शामिल किया गया था। 35वें में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है सिक्किम को जो है भारतीय राज्य में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना जो है 1953 में की गई थी। इसके जो है पहले अध्यक्ष थे, ये आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, इसके पहले जो है अध्यक्ष थे ये थे फजल अली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में जो है सर्वप्रथम किस राज्य का जो है गठन किया गया था? भाषा के आधार पर जो है, ठीक है। तो जो है पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान जो है वो भाग 2 में दिया गया है, भाग 2। और जो है इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भारतीय जो है नागरिकता जो है भारत की जो है नागरिकता प्राप्त करने के जो है 5 जो है तरीके बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। 5 जो है तरीक़ों से भारत की जो है नागरिकता हासिल की जा सकती है। एक तो है जन्म द्वारा, एक है देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के जो है सम्मिलित हो जाने से, ठीक है, लेकिन भारतीय बैंक में जो है कोई धन जमा कर देता है, उससे भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा है वो है वंशक्रम के द्वारा या रक्त संबंध के द्वारा, या फिर जो है मतलब एक और है, या फिर जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल याद रखिएगा 5 से 11 जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है भाग 2 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसको संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? तो देखिए, वह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों को जो है लागू कराने की शक्ति दी गई है, ठीक है। विधानमंडल द्वारा, देखिए ऐसा होता है कि संसद जो है कानून बनाती है, तो जो है विधानमंडलों द्वारा जो है पारित किसी भी, ध्यान रखिएगा, वो पारित जो है किसी भी अधिनियम को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो मूल अधिकारों को जो है मतलब कम करते हों या खत्म करते हों, ठीक है। किसी व्यक्ति के जो है मूल अधिकारों का जो है हनन हो रहा हो तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में जो है निम्न अनुच्छेदों में से जो है किस एक के द्वारा जो है अस्पृश्यता का जो है अंत किया गया है? तो देखिए, वो आर्टिकल है अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अब जो है ये एक जो है मतलब गैर कानूनी कार्य है, इसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। अगर किसी को जो है जाति के आधार पे जो है मान लीजिए विभेद करने की कोशिश की जाती है, छुआछूत के आधार पे जो है विभेद करने की कोशिश की जा सकती है, तो उसे जो है वो कानूनी सहायता व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण जो है धारण करना जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो है प्रावधान जो है किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है आर्टिकल जो है 25 से 28। ध्यान रखिएगा 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, और ये जो है प्रावधान किया गया है, ठीक 25 अनुच्छेद जो है 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है प्रावधान? इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो है 26 है, वो है धार्मिक जो है कर्मों को जो है कार्यों को जो है का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो देखिए डॉक्टर जो है बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसको माना है? कई बार जो है ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो है संविधान की आत्मा क्या है। तो देखिए अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाए कि संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा, ये अगर पूछा जाए केवल बी.आर. अम्बेडकर का नाम ना आए, अगर यह बी.आर. अम्बेडकर का नाम आता है और ये पूछा जाता है खास तौर से कि बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा जो है कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे कहते हैं रिट्स। ध्यान रखिएगा रिट्स है। ठीक है, ये 5 प्रकार की जो है रिट्स दी गई हैं संविधान में, जो मूल अधिकारों के हनन से संबंधित है। अगर जो है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, किसी भी सरकारी व्यक्ति द्वारा, किसी भी सरकारी संस्था द्वारा, किसी प्राइवेट संस्था द्वारा, या फिर जो है किसी भी जो है मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है आप गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, उससे जो है मतलब इससे संबंधित जो है सुनवाई की अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32। ध्यान रखिएगा आर्टिकल जो है 32 में जो है रिट्स का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 32। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद ने जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? मूल अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये अधिकार दिया गया है केशवानंद भारती मामले में 1973 में। ठीक है, इसको गौर से अगर समझें तो 1951 में जो है पहला वाद शुरू हुआ था। देखिए 1951 में पहला वाद शुरू हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम जो है भारत संघवाद। फिर उसके बाद 1965 में जो है एक वाद शुरू हुआ सज्जन सिंह वाद। ठीक है, इसमें जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया कि संविधान में संशोधन हो सकता है। ध्यान रखिएगा आपको जो है ये दोनों चीज़ें याद रखना है, सज्जन सिंह वाद एंड जो है शंकरी, ध्यान रखिएगा शंकरी प्रसाद वाद। ठीक है, ये शंकरी प्रसाद वाद में जो है ठीक है संविधान में संशोधन करने का जो है प्रावधान पहले किया गया था। ये 1951 का है और ये 1965 का है। उसके बाद आता है 1965 के बाद 1967 आता है। ठीक है, 1967 आता है। उसके बाद ये 1967 जो आता है मामला, ये आता है गोलकनाथ। ध्यान रखिएगा गोलकनाथ जो है वाद शुरू हुआ था। गोलकनाथ वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो है निर्णय को जो है पलट दिया। इसमें कहा कि मूल अधिकारों में जो है संशोधन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इसमें जो है संशोधन जो है ठीक संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है 1973 में फिर से शुरू हुआ ये वाद, और यह 19 केशवानंद भारती वाद वर्सेस जो है केरल राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जो है अपने फिर निर्णय को जो है बदला और कहा कि जो है संसद की जो है संविधान करने की जो है शक्ति जो है वो कोई असीमित नहीं है। ध्यान रखिएगा असीमित नहीं है, संशोधन वो उस पर कर सकती है, मूल अधिकारों में वो संशोधन कर सकती है, लेकिन जो है संशोधन जो होना चाहिए वो संविधान के जो है आधारभूत तत्वों को जो है नहीं हटा सकती। ध्यान रखिएगा संशोधन के माध्यम से जो है वो संविधान के आधारभूत या
या मूल जो है तत्व होते हैं उसको हटा नहीं सकती, उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो चेंज करती है तो वो जो है अधिकार जो है वो मतलब वो जो है बिल जो है वो जो कानून है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वो जो मेन जो है मतलब तथ्य हैं, जो मूलभूत तथ्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर जो है उसकी व्याख्या करता रहता है। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि मान लीजिए कि ये है मूलभूत तत्व 10 ठोरा है और 10 के अलावा जो है 11वां नहीं है, 10 में जो है संशोधन नहीं कर सकता। नहीं, वो जो है जब भी ऐसा कोई कानून होता है उसको लगता है कि ये जो है संशोधन करने योग्य नहीं होना चाहिए तो उसको जो है मना कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है एक क्या है, तो संपत्ति का जो है अधिकार है वो एक है इस समय जो है एक वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार है, इसे जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। 44th जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1978 द्वारा जो है इसे हटा दिया गया है। अब जो है ये भाग 12 का हिस्सा है, भाग 12 का हिस्सा है और जो है अध्याय 4 भाग 12 अध्याय 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 300 का जो है ये इस समय हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अपराध की अभिव्यक्ति को जो है स्वयं अपने विरुद्ध जो है गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? ठीक है, भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद में प्रावधान है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, अब पुलिस जोर जबरदस्ती उससे कहता है कि अपने विरुद्ध जो है गवाह दो, मतलब कोर्ट में ये कहना कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है, मेरे कहने पे क्योंकि मैं डंडे मारूंगा, तो वो जो है उसको जो है संरक्षण मिलता है आर्टिकल 20(3) के तहत। स्वयं के विरुद्ध जो है गवाह देने से जो है उसे जो है रोका जाएगा। ठीक है, अच्छा 20(3) है तो 20(1) क्या है? तो 20(1) जो है ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने अभी तक किसी में जो है क्लॉजेज नहीं याद कराए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 20(1) में जो है किसी भी अपराध के लिए जो उसने अपराध किया ना हो उसके लिए उसको दोषी नहीं माना जाएगा, या फिर जब तक वो अपराध सिद्ध ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी व्यक्ति को जब तक उसका अपराध जो है सिद्ध ना हो जाए, दोष सिद्ध ना हो जाए, वो तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे मैंने कह दिया कि मैं ना मेरा मन करता है कि तुम्हारी हत्या कर दूं, तो ये जो है अपराध दृष्टि में नहीं है, क्योंकि वो घटना अभी घटी नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 20 जो है 2 है, उसमें जो होता है किसी भी व्यक्ति को जो है किसी ने जो है कोई अपराध किया हो तो उस अपराध के लिए केवल एक ही बार उसको सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस अपराध के लिए उसे बार बार जो है पुलिस उठा ले जाए या बार बार उसे जो है कोर्ट सज़ा दे। ठीक है, केवल एक अपराध के लिए उसे एक बार ही सज़ा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान में जो है सम्मिलित जो है नीति निर्देशक तत्वों की जो है प्रेरणा हमें जो है किस संविधान से, तो जो है डीपीएसपी जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, डीपीएसपी जो है क्या है, ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डीपीएसपी जो है भाग 4 का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच में जो है इतने जो है डीपीएसपी पे जो है चर्चा की गई है। इसे जो है न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता। ध्यान रखिएगा, सारे प्रावधान हो सकते हैं न्यायालय द्वारा लागू, लेकिन इसे न्यायालय द्वारा जो है, ठीक है, न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं हो सकता, लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए जो है समान वेतन जो है भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जो है भारत को जो है डीपीएसपी जो होते हैं वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है इसका संबंध है। तो देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए इसमें जो है कुछ है, जैसे कि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन, पुरुषों के लिए एक वेतन और पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल जो है 39 में जो है ये प्रावधान किया गया है।
है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को जो है विधिक सहायता लेनी है तो निःशुल्क विधिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है, मतलब उसके लिए जो है सरकारी वकील जो है मुहैया कराना अगर कोई गरीब व्यक्ति का है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जीवों की रक्षा करना का प्रावधान किया गया है। जो है हर जो है स्टेट में जो है ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 में, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान इंपॉर्टेंट थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उसके विषय दिए गए हैं, डीपीएसपी से संबंधित है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद करिएगा। तो अनुच्छेद जो है 40 में ग्राम पंचायतों का जो है गठन का जो है जिक्र है। अनुच्छेद 41 में जो है काम करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, काम करने का अधिकार दिया गया है। लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिकता जो है समान जो है नागरिक संहिता का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन का जो है गठन करने का जो बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 39 में जो है पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है मतलब समान वेतन की बात कही गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसकी संतुष्टि पर जो है भारतीय संविधान ने जो है मूल कर्तव्य जो है शामिल किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य जो है टोटल जो है भारत की संविधान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है टोटल 11, ठीक है। 10 जो है मूल कर्तव्य जो है, ध्यान रखिएगा, जो है 10 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो है वो जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वां जो है इकलौता फिर एक जोड़ा गया, मतलब 11वां जो 11वां जोड़ा था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये जो है दो जोड़ा जो मतलब जोड़ा था, ये था क्या, किस चीज़ से संबंधित था? तो देखिए ये संबंधित था ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना, निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और जो है ये 10 जो है, ठीक, याद रखिएगा, ये जो है शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर, संतुष्टि पर जो है शामिल किया गया था, ठीक है। ये जो है मूल कर्तव्य जो है ये संविधान में भाग जो है 4 का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ सिर्फ केवल इस दृष्टि से लिख रहा हूँ कि जो है आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल याद रखिएगा। 51 का हिस्सा है, ठीक है। 51 देखिए 36 से 51 डीपीएसपी है और 51 का जो है वो मूल कर्तव्य उसमें बताए गए हैं। 11 टोटल मूल कर्तव्य, 10 जो है पहले जोड़े गए थे और एक बाद में जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित था। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। उसमें अच्छा कई बच्चों को जो लग रहा होगा ये मूल कर्तव्य आखिर है क्या, क्या चीज़ें होती है। तो देखिए मूल कर्तव्य क्या है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे हर व्यक्ति को जो है अपने संविधान का पालन करना चाहिए, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन, जिन्होंने जो है हमारे देश को आज़ाद कराया है, जिन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है किए हैं, बहुत सारे जिन्होंने जो है आंदोलन के लिए जो है लड़ाई लड़ी है, ठीक है, उनके प्रति जो है आदर व्यक्त करना, ठीक है। देश की रक्षा की बात कही गई है कि देश जब रक्षा की बात बुलाए, है ना, तो जो है तुरंत खड़े हो जाइए, ठीक है। या फिर जो है भेदभाव को जो है समाप्त करने की बात कही है। इस तरीके के जो है कुछ मूल कर्तव्य 11 दिए गए हैं, ठीक है। ये जो है मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, तो ये लिए गए थे पूर्व सोवियत संघ से। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व सोवियत जो है संघ से जो है लिए गए हैं, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के लिए जो है 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। मैंने अभी बताया कि मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या है, टोटल है 11, ठीक है, टोटल 11 है। और सबसे पहले जो है 10 जोड़े गए थे, वो जोड़े गए थे 10 किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे, तो वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जो है पहले 10 जोड़े गए थे, फिर उसके बाद एक और जोड़ के टोटल 11 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार होता है, तो भारत का जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो ये निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। ध्यान रखिएगा, भारत के जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान होता है। ध्यान रखिएगा, जो है ये एक गुप्त मतदान के द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है चुनाव मंडल के जो है सदस्य होते हैं। तो देखिए जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसमें जो है चुनावी प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो देखिए लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो देखिए इसके जो है चुने हुए सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के जो है तीनों के जो है चुने हुए सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है तीनों जो है सदस्य शामिल होते हैं। और जो है विधान परिषद के जो है सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि देखिए विधान परिषद जो है पूरे सभी स्टेट्स में विधान परिषदें नहीं है, केवल कुछ जो है 6 स्टेट्स में ही केवल विधान परिषदें हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा केवल विधानसभा चुना। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी, ध्यान रखिएगा दिल्ली और पौंडीचेरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य भी इनके जो है वोटिंग में भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, तो ये 70वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है 1992 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था ये प्रावधान। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है भारतीय जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है निर्धारित करता है। तो देखिए भारत का जो है राष्ट्रपति जो है दोबारा एक बार चुनने के बाद दोबारा चुन सकते हैं, दोबारा चुनने के बाद तिबारा चुन सकते हैं। मतलब भारत में जो है राष्ट्रपति पद जो है वो कितनी बार भी चुनना चाहे उसे चुन सकते हैं। ठीक है, वो प्रावधान जो किया गया है ये है अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो केवल 2 बार चुना जा सकता है, और जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनगिनत जो है टाइम पीरियड के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, ये जो है प्रावधान अनुच्छेद 57 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड में, भारत का जो है राष्ट्रपति जो होता है, एक परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ। ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रपति होता है वो जो शपथ, ध्यान रखिएगा, जो है शपथ जो है इसको कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को भारत का जो है जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो दिलाता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं है तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा उस। ठीक है, तो ये जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 60 में कहा गया है। ठीक है, भारत का जो है राष्ट्रपति वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये सभी को पता होगा, और चाहे जितनी बार चुनना चाहे उसे चुन सकते हैं, पुनः निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने का जो है अधिकार किसे दिया गया है। तो महाभियोग की जो है प्रक्रिया जो है कहाँ पर शुरू हो सकती है, तो देखिए ध्यान रखिएगा महाभियोग की जो है प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद आर्टिकल जो है 61 में जो है महाभियोग प्रक्रिया जो है संबंधी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जब लगती है जब उसने जो है राष्ट्रपति ने जो है संविधान का अतिक्रमण किया हो। ध्यान रखिएगा, इसने जो है संविधान का जो है अतिक्रमण किया हो। ठीक, तो संविधान के अतिक्रमण जो है प्रक्रिया करने पर जो है इस पर महाभियोग प्रक्रिया लगती है, और ये संसद के दोनों सदनों में जो है चलाया जा सकता है। मतलब किसी भी सदन से जो है ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा से शुरू कर लीजिए, चाहे वो राज्यसभा से शुरू कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने का पर जो है पद खाली हो जाने पर जो है उसको भरने की जो है समय सीमा क्या दी गई है। तो देखिए जब राष्ट्रपति अगर मर जाए, मृत्यु हो जाए उसका, या वो त्यागपत्र दे दे, अपना त्यागपत्र वो किसको दे सकता है, वो अपना जो है त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, और त्यागपत्र जो है ठीक है वो उपराष्ट्रपति को देता है। और हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग आर्टिकल 61 में इसकी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये जो समय सीमा जो है दिखाई गई है, जब अगर मान लीजिए पोस्ट खाली हो जाती है तो 6 महीने के भीतर हर हाल में, मतलब ध्यान रखिएगा 6 महीने से अधिक होने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, जो है 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति हमें नया नियुक्त करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो है किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का जो है अधिकार दिया गया है।
तो देखिए जो है कानून जो है, देखिए संसद जो है कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा से जो है मान लीजिए कोई बिल पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास वो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है कोई भी मामला राष्ट्रपति जो है कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का अधिकार जो है ये दिया गया है। ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये आर्टिकल के तहत दिया गया है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है? तो देखिए ये जो है बैठक जो है बुलाई जाती है ये राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाई जाती है। अनुच्छेद जो है 108 में इसका प्रावधान है। और ध्यान रखिएगा ये बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है और इस बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो ये इस बैठक की जो अध्यक्षता लोकसभा और राज्यसभा की बैठक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये प्रावधान बताया गया है 118 जो है 4 में इसका प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 118 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है राष्ट्रपति ने जो है जिस एकमात्र मामले में अपने जो है वीटो जो है शक्ति का प्रयोग किया है, तो देखिए वीटो शक्ति जो है भारत के जो है राष्ट्रपति को जो है कुछ जो है मान लीजिए 3 जो है शक्तियां जो है प्रदान की गई हैं। ठीक है, एक जो है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट जो है वीटो। ठीक, आप जो है मेरे शब्दों को जो है गौर से सुनिएगा, समझिएगा। एब्सोल्यूट वीटो जिसे कहते हैं आत्यंतिक जो है वीटो शक्ति। ठीक है, और एक जो है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, और एक जो है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, इन तीनों को जो है मैं एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए ऑब्सोल्यूट जो वीटो, एक बार रेड पेन कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, तो देखिए जो ऑब्सोल्यूट वीटो होता है उसे जो है ये राष्ट्रपति जो होता है इसमें विधेयक पर अनुमति नहीं देता है। मान लीजिए इसमें जो है विधेयक पर अनुमति ही नहीं देता है। ठीक है, जब अनुमति नहीं देगा, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के पारित होने के बाद, बिल पेश होने के बाद, पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस बिल पर साइन करने के लिए साफ साफ मना कर दे कि बाढ़ में जाओ, हमें नहीं करना है साइन। तो जब वो साइन नहीं करेगा तो ये जो है बिल अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा घूम फिर के जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा बिल। ठीक है, और निलंबनकारी में क्या होता है? इसमें जो होता है कि राष्ट्रपति जो है क्या करता है कि इसको जो है पुनर्विचार के लिए भेज देता है। वो उस बिल को जब लोकसभा और राज्यसभा पर पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जो है उस बिल को पढ़ता है और फिर उसको लगता है कि मान लीजिए इसमें कुछ संशोधन करना ज़रूरी है, कुछ प्रावधान इसमें सही नहीं है, तो वो जो है पुनर्विचार के लिए उसको दे देता है, फिर से पेश करने के लिए कहता है इसके पे जो है इन तथ्यों पे विचार कीजिए, तो पुनर्विचार के लिए भेज देता है। तो ये निलंबनकारी वीटो हो गया। और पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो में क्या होता है कि इस वीटो को जब लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, उस जो है बिल को अपने पास रख लेगा, ना उसमें सहमति देगा, ना उसमें असहमति देगा, ना उसे जो है लौटाएगा, ना हाँ कहेगा, ना कहेगा, ना वो तुमको वापस करेगा। जैसे निलंबनकारी वीटो में जो है उसे जो है कुछ संशोधन के साथ जो है पुनर्विचार के लिए भेज देता है। ठीक है, ना वो भी करेगा, वो मतलब अपने पास रख लेगा और वो रखने का टाइम पीरियड असीमित टाइम के लिए रख लेता है। ठीक है, मतलब उसको कुछ कहना ही नहीं है, इस पर चुप्पी साध लो। तो ध्यान रखिएगा ये होती है पॉकेट वीटो। तो जिस राष्ट्रपति ने जो है पहले मतलब एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो वो है आंसर इसका सी नंबर। डाकघर, भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत जो है इसका प्रयोग किया गया था। और ये जो है मतलब राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी है, ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जो है ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ये इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने जो है वो बिल ही रख लिया चालाकी से। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? देखिए मैंने अभी बताया है कि 3 वीटो दिया गया है और 3 वीटो के शायद जो है एक जो है राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है, वो मतलब अपने आप, तो इसमें जो है किस बिल द्वारा जो है स्वीकृति रोक सकता है? तो वो है अनुच्छेद 111 के तहत उसको जो है स्वीकृति देने ना देने का जो है उसको छूट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है नियुक्ति किसकी करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा जिसे कैग कहते हैं। ठीक है, और महान्यायवादी को जो है अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है,
और जो है और भारत एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, उपरोक्त में से। तो राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति जो है सभी की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो है महान्यायवादी जो होता है, जिसका जिक्र जो है आर्टिकल 76 में किया गया है, ये आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा। महान्यायवादी का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। और उसी तरीके से जो है कैग की नियुक्ति होती है, वो अनुच्छेद 148 के तहत की गई। और जो है भारत के एक राज्य का राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति जो है वो आर्टिकल अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यूपीएससी के जो है चेयरमैन की जो है नियुक्ति और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो है चेयरमैन की नियुक्ति और उनके अन्य जो है सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन जो है आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को मान लीजिए कोई विधि से संबंधित, न्याय से संबंधित जो है कोई प्रश्न पूछना है, कुछ राय जाननी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा विधेयक है जो उससे संबंधित उसको कुछ जो है राय जाननी है, तो उसके लिए जो है वो उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श लेने की शक्ति उसको दी गई है। ठीक है, तो वो शक्ति दी गई अनुच्छेद 143 के तहत, और किसी को ये शक्ति नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 मैंने आपको बता दिया था कि ये रिट्स हैं। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो वो निर्वाचक, जैसे राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि निर्वाचन जो है कि कौन लोग करता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो है सदस्य होते हैं, और उसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य होते हैं। उसी तरीके से जो है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में क्या क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है वो भी एक गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान होता है इसमें भी। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, परीक्षा में कई बार जो है ये लाइन दे देता है, तो कई बार जो है एक जो है टर्म जो है मिस कर देगा इसमें, और कई बार बच्चे जो है फ्लो में उसका आंसर लगा देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है ध्यान रखेंगे, हमें जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य की बात होती है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी वहां पे नहीं लिखा, राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति में, फिर से मेरी बात सुनिए, राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्यों का जो है वो राष्ट्रपति चुनता है और वो राष्ट्रपति के फेवर में ही करेंगे, इसलिए मनोनीत सदस्यों को नहीं चुना जाता है। ठीक है, जिसमें लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें सभी सदस्य हैं। इसमें सभी सदस्य का मतलब है मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी नंबर है। इसके अलावा और कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं है। राज्य की विधानसभा विधानमंडल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये निर्वाचन का जो है उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है आर्टिकल जो है 66 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री जो होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट गलत कराया जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे उनको गलत कर देते हैं। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो केवल लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा के प्रति वाला ऑप्शन ना आए तो जो है आप संसद मार्क कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन के तौर पे। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है तो आपको लोकसभा ही आंसर मार्क करना है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद का जो है पद होता है वो राष्ट्रपति जब चाहे उसे तब निकाल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब चाहे तब निकाल सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक जो है रहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है, इसमें मेहनत लगती है। मैं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उन फैक्ट्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो परीक्षा की 10 से इंपॉर्टेंट है। आज देखा जाए तो मैं कम से कम इसमें से पॉलिटी में 300 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ठीक है,
ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज का जो है टारगेट भी कर लेते हैं, 100 लाइक्स का है, केवल मात्र 100 लाइक्स का जो है टारगेट है। ठीक है, आपके लाइक्स से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाई का मटेरियल है। देखिए भाई साहब जो है बड़ा मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। ठीक, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब पढ़ाना पड़ता है ना। लोग जो है नाच गाना करते हैं तो कितनी जल्दी लाइक और बटोर लेते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले लोगों को कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है ये मैं जानता हूँ, ये मैं समझता हूँ। चाहे जितना अच्छा मटेरियल बना के बच्चों को देने के प्रयास करिए, ठीक है, बच्चे पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि ठीक है वो बस वही सब देखते रहते हैं, ऊट पटांग चीज़ें। ठीक है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई चीज़ें करिए। जब कोई चीज़ें को जो है आपको जो है वीडियो में कोई भी कमी हो तो वो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट करने की छूट नहीं है। अगर कोई कमी लगती है कि सर इस चीज़ की कमी है इस वीडियो में, या कोई भी चीज़ ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो मान लीजिए देखें, भारत के संविधान में कौन सी ऐसी शब्दावली है जिसका यूज़ ही नहीं किया गया है, ठीक है, या इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है बजट। ध्यान रखिएगा, बजट का जो है कहीं पर भी जो है उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बजट का कहीं भी पूरे संविधान में उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में जो है मंत्रिमंडल जो है शब्द का एक ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, संविधान में जो है कहाँ किस आर्टिकल में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए वो आर्टिकल है अनुच्छेद 352। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, देखिए दो चीज़ों शब्द होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। मैं लिख देता हूँ, मंत्री परिषद होता है, इसको ऐसे लिख देता, नहीं कंफ्यूज ना होते। तो देखिए मैं पहले थोड़ी सी इसको मैं टाइम लूँगा। मंत्री परिषद, ठीक है, और एक मंत्रिमंडल होता है। ठीक, तो मंत्री परिषद जो होता है आमतौर पर इसमें 70 से 80 जो है मंत्री होते हैं, और इसमें जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और इसमें उप मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है वो कैबिनेट का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें कम मंत्री होते हैं। मतलब मान लीजिए 12, 13, 14, 15, 20, 25 ऐसे, मतलब कम लोगों का जो है एक झुंड होता है, समूह होता है। ठीक है, इसमें खास तौर से बड़े बड़े जो मंत्रालय आते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, है ना, तो इस टाइप के जो है, तो ये जो मंत्रालय थे इनके जो है मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल का जो है पहला जिक्र, मैंने फिर से कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल का जो है गौर से समझिएगा, मंत्रिपरिषद की बात नहीं हो रही है। मंत्रिपरिषद में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो जब तो 352, अब देखिए बात, अब समझते हैं आगे। मंत्रिमंडल 352, ठीक, तो जो है ये 352 क्या है, तो ये है आपातकाल। भारत में जो है आपातकाल की व्यवस्था की गई है कि कोई आपातकाल जो है आ जाए तो जो है किस तरीके का आपातकाल। तो देखिए इसमें जो है भारत में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही है। एक जो है आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 जो आपातकाल है वो है राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, उसके बाद जो है 360 जो है अनुच्छेद आर्टिकल है वो है वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 आर्टिकल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, और 356 में राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है, और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक, तो मंत्रिमंडल जो है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस मंत्रिमंडल की जो है इसमें क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है, जो घोषणा होती है, ठीक है, तभी किया जाएगा। राष्ट्रपति तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा जब मंत्रिमंडल, ध्यान रखिएगा, जब मंत्रिमंडल उसे लिखित में ऐसी सलाह दे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फ़ोन करके मुंह से बोल दे, लिखित में उसको मंत्रिमंडल को ये लिख के राष्ट्रपति को देना पड़ेगा कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में जो है आपातकाल लगाया जाएगा 352। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल का तो पता ही होगा, राष्ट्रपति शासन, जब राज्य जो है संविधान के अनुसार न चल रहा हो, या केंद्र के जो है बनाए हुए निर्देशों का पालन न कर रहा हो राज्य, तो जो है राज्यपाल के माध्यम से या राष्ट्रपति के माध्यम से जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसका जो है राष्ट्रपति शासन से ये होता है कि राज्य की सरकार जो होती है वो भंग हो जाती है, हट जाती है, और पूरा राज्य जो है केंद्र के अधीन आ जाता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से वित्तीय आपातकाल होता है, पूरे देश में मान लीजिए कोई जो है धन से संबंधित जो है मान लीजिए कोई इश्यू क्रिएट हो जाए तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति ऐसी हो जाए कि धन बचा ही ना हो, है ना, संचित निधि में कोई पैसा ना बचा हो, हमारा जो है व्यापार करने में जो है पैसा ना बचा हो, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की स्थिति। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा, एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लगाया जा चुका है। ठीक, चलिए उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, बहुत छोटे छोटे माइनर चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, निम्नलिखित में से जो है संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या, मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस आर्टिकल में जो है संविधान संशोधन के माध्यम में जो है शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 91 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये जो है शामिल किया गया है। मतलब जो है संविधान संशोधन में जो है मान लीजिए लोकसभा में जो है टोटल सीट है 552। ठीक, और इसमें जो है अगर मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिपरिषद में जो है टोटल अगर लोगों को शामिल करना है तो मैंने अभी बताया कि 15% से अधिक नहीं, तो ये निकल के आता है करीब 79। तो मतलब है टोटल जो है 80 जो है मेंबर्स जो हैं वो मंत्री परिषद में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये बताया गया है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ये आपको याद रखना है, ये 15% जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना नहीं है, 15% से अधिक नहीं। ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर जो है कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो है कौन, तो देखिए भारत सरकार को जो है कानूनी विषय के कई बार जो है भारत सरकार को जो है कानूनी सहायता ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम नागरिकों को ज़रूरत पड़ती है वैसे जो है सरकार को भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो है कौन होता है? तो उसके लिए है होता है अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखिए, उसके लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं। कई बार जो है अटॉर्नी जनरल की जो है लिख के आता है महान्यायवादी। ठीक है, तो ये भी नाम आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो आर्टिकल का प्रावधान है, इसके लिए जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 76। ठीक है, महान्यायवादी का जो है आर्टिकल है अनुच्छेद 76। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये इसकी नियुक्ति किस आधार पे हो सकती है? तो कौन बन सकता है महान्यायवादी? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, ठीक है, उस किसी भी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी घोषित कर सकता है, महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ये भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, ये कानूनी सहायता प्रदान करने वाला जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और राष्ट्रपति के जो है ये पद जो है प्रसाद पर्यंत पद है, मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है इस पद से। ठीक, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे इस पद से हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है महान्यायवादी के विषय में जो है कुछ कथन जो है बताना है। तो देखिए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिसे मैंने अभी बताया अनुच्छेद 76। ठीक, तो भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो है वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होती है। ठीक, उसे जो है संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसे बिल्कुल सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और राष्ट्रपति को इस बात का मतलब इल्म हो, इस बात का एहसास हो कि ये इस योग्य है, मतलब अटॉर्नी जनरल बनने के योग्य है। तो राष्ट्रपति के ऊपर स्वविवेक भी है कि अगर उसको लगता है कि ये अटॉर्नी जनरल बनने लायक नहीं है, भले ही ये योग्यता रखता हो, उसके बाद भी ये बनने लायक नहीं है, तो उसको नहीं नियुक्त करेगा। उसके बाद तो ये इसका आंसर जो है गलत है। उसके बाद संसद द्वारा महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है, तो ये भी एक गलत है। इसमें दो ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसे संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता। ये प्रसाद पर्यंत पद है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के जो है नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं कैग, ध्यान रखिएगा, कैग की नियुक्ति की जाती है। तो ये कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी कुछ पहले बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो है कौन से पद नियुक्त किए जाते हैं,
तो जो है कैग की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। और इसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है 148, ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो आर्टिकल दिया है 148, और ये पद होता है 6 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष की आयु जो है पूरी कर ले तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसका कार्य क्या होता है कैग का, तो ये भारत सरकार के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लेख होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स होते हैं, उनका जो है परीक्षण करता है। भारत सरकार के जितने भी अकाउंट्स का परीक्षण करता है। ठीक है, पैसों की जितनी भी लेन देन होती है फॉरेन अकाउंट्स में, चाहे वो इंडियन अकाउंट्स हो, चाहे फॉरेन अकाउंट्स हो, चाहे जिस भी अकाउंट्स में हो, उसकी भी जो है लेखा जोखा जो है पूरा परीक्षण करता है। ठीक है, सरकारी जितनी भी कंपनियां होती हैं, पीएसयू सेक्टर की कंपनियां हो गई, चाहे भारतीय रेलवे हो गई, या फिर चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, ये सारी जो इतनी भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स की कंपनियां हैं, है ना। ठीक, तो इन सभी सेक्टर जो है इनकी जो है इनका भी लेखा परीक्षण जो है ये करता है। ठीक है, और ये जो है अपनी जो है वार्षिक रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, तो ये वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में जो है सम्मिलित है, तो देखिए भारतीय संसद, मैंने बताया था कि भारत की जो है संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा, और जो है तीसरा व्यक्ति जो है इसमें है राष्ट्रपति, इन तीन से बनती है लोकसभा और देखिए संसद का काम है कानून बनाना, और कानून बनाने में जो है तीनों का योगदान होता है। लोकसभा से जो है अगर मान लीजिए बिल लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा से पास होने के बाद जो है राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति उस पर हामी भरता है तब जो है वो बिल जो है वो कानून बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संसद में जो है तीनों का जो है योग होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ध्यान रखिएगा कई बार जो है संसद के दोनों सदन दिए रहते हैं तो बच्चे जो है लोकसभा और राज्यसभा मार्क करके आ जाते हैं आंसर। ठीक है, चलिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कुछ जो है प्रत्याशी राशि जमा करनी होती है। ठीक है, तो वो राशि जो है मिल जाती है वापस। ठीक है, अगर जो है वो राशि कब नहीं मिलती है, जब जो है उसको वोट कितने ना मिले हो। तो ध्यान रखिएगा उसे टोटल वोट का, ध्यान रखिएगा जितने भी टोटल वोट्स पड़े हैं उसका अगर 1/6 नहीं मिलता है, ठीक है, टोटल वोट्स उसके 1/6 नहीं प्राप्त होते हैं टोटल वोट्स का, तो जो है उसकी जमानत राशि जो है वो खो जाती है, मतलब उसकी जमानत राशि जो है वापस नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के जो है किस संशोधन ने जो है लोकसभा के सदस्यों की जो है संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। इस समय जो है लोकसभा के जो है सदस्यों की संख्या 552 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 552 इस समय, और जो संख्या पहले जो दी गई थी वो 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है। वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चंस अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस जो है इसका आंसर ए नंबर है। एक 31 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ये जो है मान लीजिए इसकी संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा का जो है कुल कोरम जो है सदस्य संख्या जो है कितना होता है? तो जो लोकसभा में जो बैठने की जो है कोरम होना चाहिए, मान लीजिए कि क्लासरूम जो होती है और क्लासरूम में मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो क्लासरूम चलेगी ही नहीं, है ना, टीचर क्या पढ़ाएगा। इसीलिए जो है इसके लिए जो है इसी तरीके का जो है प्रावधान है कि लोकसभा जो है इतने जो है सदस्य संख्या अगर नहीं हुई तो जो है मान लीजिए कि टोटल जो है अगर सदस्य नहीं हुए लोकसभा में आए, ठीक है, सब छुट्टी पे चले गए या धरना प्रदर्शन करने चले गए या कुछ अन्य काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है लोकसभा बैठेगी नहीं। तो ये कुल कोरम जो है वो 1/10 है। ध्यान रखिएगा टोटल जो है संख्या का 1/10 है, मतलब 552 का जो है 1/10 जो है, ठीक है, तो मतलब करीब करीब जो है 56 लोग जो है होने चाहिए प्रेजेंट, ठीक है, लोकसभा चलाने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये कुल कोरम की जो है ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये 100 आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल ये पूछा नहीं जाएगा, मैंने परीक्षा बस ऐसे बता दिया, ठीक है, पूछ ले तो क्या बात। लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसको हटाया जा सकता है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है?
तो देखिए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित जो है प्रस्ताव से, या सदन के जो है 2/3 बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से, या संसद के सामान्य बहुमत से। तो देखिए इसको जो है हटाने का जो है प्रावधान किया गया है, वो जो है टोटल कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है प्रस्तावित प्रस्ताव से इसे हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से जो है किस आधार पर दिया जा सकता है? तो देखिए राज्यसभा में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में जो है किस राज्य के कितनी सीट्स होंगी, ये जो है किस आधार पर डिसाइड होता है, यही क्वेश्चंस का जो है सार है। तो राज्यसभा में जो है देखिए कई जो है देखिए राज्यसभा की जो है कई जो है राज्यों की जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कई राज्यों की पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और गोवा की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो इस तरीके से आधार पर जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो वह प्रतिनिधित्व होगा जनसंख्या के अनुपात के स्थान का, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से जो है चुना जाता है। तो मैं आपको बता दूं यूपी में जो है राज्यसभा से है 31 सीट्स, ध्यान रखिएगा। यूपी में जो है यूपी के लिए जो है राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, इससे सीट्स हैं, इसके लिए सीट्स हैं 19, और तमिलनाडु के लिए जो है टोटल सीट है 18, ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम है ना, ये जो है इनके लिए जो है टोटल जो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1 सीट है, ध्यान रखिए, इनके लिए 1 सीट का प्रावधान है। और दिल्ली के लिए जो है दिल्ली के लिए 3 सीट का प्रावधान है, राज्यसभा में 3 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो इसमें फैक्ट्स में भूल गया, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है हर राज्य करता है, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं, शून्य है, मतलब राज्यसभा में राज्यों के लिए जो सीट है वो शून्य है। तो वो है राज्य चंडीगढ़, चंडीगढ़ राज्य के लिए जो है 0 सीट है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके लिए 0 सीट है, दादर नागर हवेली के लिए 0 सीट्स हैं, और लक्षद्वीप के लिए जो है 0 सीट्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है 4 जो है यूटीज है, तो इनके लिए भी जो है 0 सीट्स दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो देखिए राज्यसभा जो है वो एक स्थायी अंग है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी अंग है, ठीक है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका विघटन नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। इसके जो है सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 1/3 जो है सदस्य, ठीक, ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में जो है निर्वाचित होते हैं, बदले जाते हैं, ठीक है, ठीक। और उपराष्ट्रपति जो होता है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, तो ये सभापति होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, परीक्षा के जैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में जो है विधि बनाने की शक्ति देता है? तो देखिए राज्य सूची के विषय, देखिए जो है 3 प्रकार की सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक अनुवर्ती सूची। तो संघ सूची मतलब संघ केंद्र से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो केंद्र बनाएगी, राज्य सूची से विषय में जो है राज्य सूची के विषय में जो संबंधित जो भी कानून बनाएगी वो राज्य बनाएगी, और अनुवर्ती जो है सूची होती है मतलब जिसमें केंद्र की कुछ सूचियां होंगी और राज्य की सूचियां, दोनों जो है इससे संबंधित जो है सूचियां दोनों बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, तो राज्य सूची से कभी कभी क्या होता है कि राज्य के विषयों पर राज्य सूची के विषय में जो है राज्य ही बनाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए हैं कि राज्य सूची के विषय में जो है केंद्र जो है मान लीजिए वो जो है मतलब कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है, राज्य के विषयों में। तो देखिए यहीं पे दिखा किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद को राज्य सूची के विषय में जो है विधि बनाने की जो है शक्ति प्रदान करी गई है। तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 249, ध्यान रखिएगा, 249 के तहत जो है राज्य सूची के विषय में जो है कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से जो है कौन सा कथन सही है, राज्यसभा के संदर्भ में बताना है। तो मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा जो है 6 वर्षों के लिए होती है और जो है इसके 1/3 सदस्यों का जो होता है ये स्थायी सदस्य होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसके जो है प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही है। इसके आधे सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश, तो ये गलत है। इसके आधे, ये भी गलत है, ये भी गलत है सारे। तो इसमें जो है मैंने अभी बताया कि 1/3 जो है सदस्य जो होते हैं वो जो है प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। और इनके जो है सदस्यों का जो है कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, ये कभी भी राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती, इसे समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? जैसे कि राज्यसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, उसी तरीके से जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये ऑप्शन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। लोकसभा के जो है बहुमत प्राप्त जो है दल के सदस्यों द्वारा जो है इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटर्म जो है स्पीकर क्या टर्म है? तो देखिए प्रोटर्म स्पीकर जो है अक्सर प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटर्म स्पीकर होता क्या है? तो देखिए ये स्पीकर होता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना या सदस्यों को जो है शपथ दिलाना या स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के जो है चुनाव की संभावना ना हो, या फिर जो है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वो सही है। तो देखिए प्रोटर्म जो है स्पीकर का जो है कर्तव्य होता है वो होता है सदस्यों को जो है शपथ दिलाना, इसका मूल कार्य होता है। ठीक है, जब नई जो है सदन बैठी होती है, जब नई सदन बैठती है तो लोकसभा के जो है सदस्य होते हैं उनमें से जो है उसी में से जो है सबसे वरिष्ठ सबसे जो है बड़ा एज का होता है, वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसी को जो है प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, और वो जो है अन्य सदस्यों को जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब तक नया स्पीकर चुन नहीं लिया जाता, ठीक है, शपथ दिलाएगा, सारे सदस्य चुने जाएंगे, फिर उसके बाद सारे सदस्य जो है उसी प्रक्रिया से तहत जो है, ठीक है, फिर इसी जो है लोकसभा के बहुमत प्राप्त सदस्य जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। तो ठीक, तो इसी तरीके से फिर जब ये जो है स्पीकर जब तक चुन नहीं लिया जाता तब तक जो है सदन की जो है कार्यवाही यही करता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की जो है परिभाषा जो है किस आर्टिकल में दी गई है? ठीक, तो ये आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 110। धन विधेयक है कि नहीं ये कौन बताएगा? तो ये बताता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक है या नहीं इसका जो है जानकारी देगा ये लोकसभा का अध्यक्ष। और इस धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया होती है, अगर लिखा जाए कि विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 110 में जो है विधेयक को स्वीकृति देने के संबंध में है। ठीक है, विधेयक को परमिशन देने के संबंध में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तीनों चीज़ें फैक्ट्स आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा जो है कथन हमें बताना है सही है? तो धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत होता है या धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है? तो देखिए सिंपल सा मैं जवाब दे देता हूँ। धन विधेयक जो है 110 में इसकी परिभाषा बताइए, धन विधेयक है या नहीं ये बताता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और धन विधेयक जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष बताता है। तो धन विधेयक जो है प्रस्तुत केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है, राज्यसभा में इसकी शक्ति जो है नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है। धन विधेयक जो है लोकसभा से पारित हो जाने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है, लेकिन लोकसभा में राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा की जो भी सिफारिशें हैं अगर वो उसको पारित करे या ना करे, उसको अपने पास रख ले, तो भी उसको जो है उसकी कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है राज्यसभा को 14 दिन के भीतर, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर जो है राज्यसभा को 14 दिन के भीतर या तो विधेयक को पास कर दे या बिना विधेयक को पास किए बिना जो है उसको जो है लोकसभा को भेज दे तुना। ठीक है, अगर उसमें जो है कुछ जो है मान लीजिए संशोधन करना चाहता है तो वो रिकमेंडेशन भेज सकता है कि लोकसभा को
कि ये रिकमेंडेशंस है हमारी, जो है इसमें संशोधन कर दिया जाए। अगर वो चाहे तो लोकसभा उसको माने चाहे ना माने, मतलब धन विधेयक के संबंध में लोग राज्यसभा की शक्ति कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो है की अध्यक्षता स्पीकर करता है। स्पीकर मतलब लोकसभा, दोनों सदनों की स्पीकर, इस दोनों लोकसभा का जो है अध्यक्ष होता है, वो करता है इसकी अध्यक्षता। और वो आर्टिकल है 118, अनुच्छेद 118 के तहत जो है दोनों सदनों की जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो है अधिकार किसको है? तो बुलाने का अधिकार केवल है, बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, बुलाने का अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, ये अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम जो है संयुक्त बैठक जो कब हुई थी? तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसकी जो है संयुक्त बैठक की जो है पहली बैठक हुई थी, वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जो है इसकी पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, ये पहली बैठक हुई थी 1961 में। ठीक है, चलिए, और दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक इसके लिए हुई थी, राष्ट्रों के बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में जो है संयुक्त बैठक का आयोजित हुआ था, दूसरी बैठक। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति जो है विधायक जो होते हैं, सांसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, वो जो है मान लीजिए बिना जो है सूचित किए बिना अनुपस्थित रहते हैं। वो कितने दिन तक अनुपस्थित रहेंगे? तो देखिए वो 60 दिन तक अनुपस्थित अगर रहते हैं तो उनकी जो है इससे ज़्यादा होती तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति राजनीतिक शब्दावलियों में जो है शून्यकाल का जो है अर्थ क्या आता है? देखिए शून्यकाल का जो है सिंपल सा है। देखिए घड़ी की सुई जो है 12 बजे वाली होती है, 12 से 1 का टाइम पीरियड होता है 1 PM। ठीक है, तो 12 को जो है कभी कभी 0 लिखा जाता है, इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। तो 12 से 1 जो टाइम पीरियड होता है वो शून्यकाल होता है। इसका अर्थ है प्रश्नोत्तर जो है काल होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर देना पड़ता है। इस दौरान जो होता है सदन का कोई सदस्य, ध्यान रखिएगा, इस दौरान जो होता है शून्यकाल में सदन का कोई भी सदस्य जो है बिना किसी पूर्व सूचना के, ठीक है, वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है। बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उसके लिए उसको जवाब देने के लिए कह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की जो है वृद्धि करने के संबंध में जो है शक्ति किसके पास है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है समय समय पर वह जो है बढ़ाई जाती है। तो इस समय जो है 33, इस समय जो है 33+1 है। कहने का मतलब है एक जो है CGI है, मुख्य न्यायाधीश है, और 33 जो है अन्य जो है न्यायाधीश हैं। तो इन जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब इनकी जो है वृद्धि करने का जो है शक्ति जो है किसके पास है? तो देखिए ये शक्ति है संसद के पास। ध्यान रखिएगा, ये शक्ति जो है संसद को मिली है अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक और फैक्ट है, हाई, ये तो है उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की बात। अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है संख्या बढ़ाने की बात करें, तो ये जो है संख्या कौन बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के लिए जो है राष्ट्रपति है और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो संसद है। तो ये जो है पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो देखिए ये जो है न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के, तो इनको जो है हटाने की जो है प्रक्रिया होती है वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की। तो ये है सुप्रीम, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं इस उनको हटाने की जो है सिफारिश करता है। अगर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश किसी जो है न्यायाधीश के लिए सिफारिश कर देते हैं कि इसको जो है हटा दिया जाए, तो जो है राष्ट्रपति उसके लिए उसको हटा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, और उसके साथ साथ और किसकी, तो राज्यसभा। तो ये सुन, तो देखिए इसका सही जवाब है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के साथ साथ जो है नियुक्त की जाती है। ठीक है, और ये जो है इनका जो है कार्यकाल होता है ये 65 वर्ष तक का होता है। ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम जो है अपनी सेवा 65 वर्ष तक दे सकते हैं। ठीक, और वरिष्ठ न्यायाधीश ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश बनता है। ये प्रक्रियाएं होती हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न को जो है कम से कम कितने वर्ष जो है उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश नियुक्त मतलब जज बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ध्यान रखिएगा, जज बनने के लिए हाई कोर्ट का जो है 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एडवोकेट वाला, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर जो है 5 साल आपने जो है हाई कोर्ट में जो है जज के रूप में जो है भूमिका निभाई हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जज के रूप में या तो 5 साल हुए हों या फिर जो है एडवोकेट के रूप में 10 साल चुने गए हों। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा, 10 साल जो है एडवोकेट के रूप में, 5 साल जो है या फिर आपने जो है 5 साल जज रहे हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है। तो राज्यसभा का जो है कार्यकारी जो है अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। जैसे भारत सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से राज्य सरकार का जो है कार्यकारी या संवैधानिक जो है प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपालों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो राज्यपाल के, तो वो राज्य की विधायिका का जो है प्रमुख अंग होता है, तो बिल्कुल ये सही है। वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मृत्युदंड को जो है क्षमा करने की जो है शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति में दी गई है। राष्ट्रपति को ही जो है क्षमादान की जो है शक्ति प्रदान की गई है। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ही करता है। उसके पास जो है आपातकालीन जो है शक्तियां नहीं है, तो ये आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है, मैंने जिसका जिक्र किया था 352, 356, 360। ठीक है, तो वो जो है आपातकालीन शक्तियां जो है राज्य के जो है राज्यपाल के पास नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव जो है पास करने की इजाज़त है। तो देखिए, विधान परिषद जो होती है राज्यों में जो है 2 प्रकार जो द्विअंगी होती है, एक जगह विधानसभा होती है, ठीक, और विधान परिषद होती है। तो विधान जो है परिषद जो होती है वो हर जगह नहीं, हर राज्य में नहीं है। ठीक है, तो वो जो परिषद होती है वो 6 राज्यों में विधान परिषदें इस समय है। तो केवल जो है 6 राज्यों में जो है विधानसभा है। उसमें से कौन सा है, बिहार, यूपी, ठीक है, बिहार है, यूपी है, और कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में जो है अभी तक जो है मतलब पारित कर रखा है, लेकिन जो है उसे मतलब पारित नहीं किया गया है, मतलब पेश कर रखा है बिल इससे संबंधित जो है विधान परिषद से संबंधित, लेकिन जो है पारित नहीं हुआ है। ठीक है, कई वर्षों से पड़ा है। ठीक, नील बटे सन्नाटा हो रखा है। ठीक, तो देखिए विधान जो है सभा को जो है विधान परिषद का सृजन करने का जो अधिकार मिल जाता है वो अनुच्छेद 169 के तहत हो जाता है। ठीक है, किसी राज्य की जो है विधानसभा कुल सदस्यों की जो है पूर्ण बहुमत से तथा जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित कर दे। ध्यान रखिएगा, 2/3 जो है सदस्यों से जो है अगर ये प्रस्ताव जो है पारित कर देती है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा उस राज्य के लिए जो है विधान परिषद के जो है गठन का जो है मतलब जो स्थापना का जो है प्रावधान है वो संसद कर देगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है 169 है। ये पॉइंट्स भी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है आयु क्या होती है। हाई कोर्ट के जो है उनकी क्या होती है, तो देखिए इनकी जो आयु होती है रिटायरमेंट की वो है 62 साल।
62 साल है। अब इसमें जो है कुछ फैक्ट्स हैं। 15th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ये 62 किया गया था। इससे पहले जो है ये 60 थी, पहले थी 60, पहले थी, ठीक है। और 62वें के द्वारा जो है किया गया था 62, ठीक है, बढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है 65 वर्ष है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो है 65 वर्ष है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है यदि जो है किस तरीके का जो है खतरा जो है विद्यमान हो। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो है जिक्र है वो 352 में जो है प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार के जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है भारत, ठीक है। और 3 प्रकार के में जो है पहला जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 चीज़ों से होकर के हो सकता है। वो है या तो है किसी देश के साथ युद्ध हमारा छिड़ जाए, ध्यान रख दे, या फिर हमारे यहाँ ऊपर जो है किसी बाहरी देश का आक्रमण हो जाए, या फिर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर जो है हमारे देश में जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का जिक्र है। आंतरिक अशांति जो है, जब जो है जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें आंतरिक अशांति जो है शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह बाद में जोड़ा गया था, पर मतलब आंतरिक अशांति वाला जो शब्द था वो जो है ये 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा करके इसको जो है हटा दिया गया था, और सशस्त्र विद्रोह जो है उसकी जगह ये ऐड कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 3 माध्यम से ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग जो है गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए, तो देखिए सरकारिया आयोग का जो है गठन किया गया था। देखिए तो ये जो है संघ और राज्यों के मध्य जो है संबंध को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है सरकारिया आयोग का जो है गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के जो है कार्यान्वयन को जो है स्थगित कर सकते हैं। मतलब जो है कौन सा जो है आर्टिकल लागू हो जाए तो भारत के जो है मूल अधिकार जो है स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैगलाइन आप, ये लाइनें ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप समझ लीजिए। पानी पी लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो देखिए इसका सही आंसर है 359। ध्यान रखिएगा 359 जो है, अगर जो है संविधान में जो है मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 लागू कर देता है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 359 जो है लागू हो जाता है अगर, तो भाग 3 में जो है निर्मित जितने भी मूल अधिकार हैं, भाग 3 में निर्मित जितने भी मूल अधिकार हैं वो सभी के सभी जो है निलंबित हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा जितने भी निलंबित हो जाएंगे, ठीक है, निलंबित हो जाएंगे, लेकिन केवल 20 और 21 को छोड़ करके। मतलब आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी जाती है, और 20 में जो है किसी भी दोष जो है सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। किसी की व्यक्ति को जो है मतलब बिना दोषी जो है हुए जो उसको दोष नहीं डाला जा सकता। अगर वो अपराधी है और जब तक जो है उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा दी सकती है। तो ये मैंने अभी आपको आर्टिकल बताया था शुरुआत में। तो 20-21 को छोड़ करके सारे जो है मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और है, अगर 358 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर 358 दिया हुआ है तो 358 में जो है अनुच्छेद जितने भी 19 में, अनुच्छेद 19 में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, जितने भी जो है स्वतंत्रता दी गई है, ध्यान रखिएगा जितने भी स्वतंत्रता दी गई है, इसमें जो है 19 नहीं होता, इसमेमें 20 और 21 की बात कही जा रही है। ये निलंबित नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है अनुच्छेद 19 में अगर 58 की बात कही जा रही है ना आर्टिकल, तो केवल अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, जो है स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित होगा, केवल व्यक्तियों का स्वतंत्रता का, मतलब जैसे
कि मान लीजिए 358 के तहत जो है कहीं पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, मान लीजिए, तो कर्फ्यू के तहत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित होगा, बाकी सभी अधिकार जो है सुनिश्चित होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता का ऐसा नहीं है कि आपको फिर घर से बाहर नहीं निकलने पर रोक दिया जाएगा, पर बाकी और अन्य बाकी सारे कानून जो है वैसे ही स्वतः जो है लागू रहेंगे, ठीक है, उनको निलंबित नहीं होगा। इसमें 20-21 निलंबित नहीं होगा, इसमें जो है बाकी 19 को छोड़ के निलंबित नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चे जो है इन छोटे छोटे जो है माइनर जो है जो मतलब पढ़ाई में भूल जाते हैं इन चीज़ों को और गलत कर देते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है? तो देखिए मैंने अभी बताया था कि जो है 3 प्रकार के जो है मतलब घोषणाएं की गई है आपातकाल की। तो एक तो है जो है राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि 352 में दिया गया है, एक जो है राष्ट्रपति है, ठीक है, और एक जो है वो है वित्तीय आपातकाल। तो देखिए वित्तीय आपातकाल जो है 360 में है और राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है वो 356 के तहत है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के तहत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन का पूछा है तो 356 इसका सही आंसर है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन ये आखिर होता क्या है इसको भी देख लेते हैं, एक बार जो है शब्दों से बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ये जब मतलब राष्ट्रपति को जो ये समाधान हो जाए, ठीक है, या फिर राज्यपाल ऐसा बता दे कि राज्य में जो है संवैधानिक जो है तंत्र विफल हो चुका है, संघ जो भी संघ के जो है नियम है, संघ सरकार के जो निर्देश हैं उसका यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, तो उसके जो है दिए हुए मतलब आदेश पर या राज्यपाल के आदेश पर या फिर राष्ट्रपति को ऐसा जो है मतलब समाधान हो जाए तो उसके आधार पर जो है वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है यूपी में जो है अब तक जो है 9 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पंजाब राज्य में, ध्यान रखिएगा। पंजाब राज्य में जो है सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और अब तक जो है किस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं गया? तो झारखंड जो है, ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो है एक बार भी अभी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है आज तक कितनी बार की गई? तो मैंने बताया था कि अब तक जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो अनुच्छेद 360 में बताया गया है उसे एक बार भी अभी तक नहीं किया गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है वित्तीय आपातकाल वाली जो है किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान रूप से जो है भारत के प्रति 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग के जो है गठन की बात कही गई है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग है क्या कार्य है तो इसके बारे में तो देखिए वित्त आयोग जो है हर 5 वर्ष में जो है गठित किया जाता है। तो ये जो है इसका कार्य होता है वो केंद्रीय अनुदान और संघ के जो है राजस्व में राज्यों का अंश कितना होगा ये निर्धारित करने के लिए जो है इसकी भूमिका निर्धारित की गई है वित्त आयोग। इसका जो है आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अनुच्छेद 280 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ये आयोग जो है 5 वर्ष के लिए गठित होता है, फिर 5 वर्ष बाद फिर से पुनः होता है, ठीक है। तो पहला जो है वित्त आयोग जो था वो कब गठित हुआ था? तो 1951 में जो है पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। और जो है इसके जो है पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ध्यान रखिए इसके पहले जो है अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में जो है लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का जो है सुझाव दिया गया था। ये कई वर्षों से जो है इसका सुझाव चल रहा है। ये सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ध्यान रखिएगा, ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, ठीक। संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्य को जो है हटाने का जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 317 में किया गया है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 317 में किया गया है। और जो है लोकसभा के आयोग का जो है गठन करने की बात कही गई है तो वो 315 में, ध्यान रखिएगा 315 में जो है एक लोक सेवा आयोग की जो है गठन की बात कही गई है, ठीक है। जिसका जो है अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष की जो है नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। और जो है इसके अध्यक्ष का जो है कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और 65 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। इनके जो है अध्यक्ष का कार्य 6 वर्ष का होता है और 65 साल का जो है इनका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है मुख्य
निर्वाचन आयुक्त की जो है पदावधि क्या है? तो देखिए मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त होते हैं, उनकी पदावधि होती है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है, इनकी पदावधि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है मताधिकार और निर्वाचन होने का जो है अधिकार जो है दिया गया है, ये क्या एक संवैधानिक अधिकार है या मूल अधिकार है या एक विधिक अधिकार है, ये एक अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत में जो है मताधिकार जो है 18 वर्ष के आयु के जो है सभी लोग जो है नागरिक, सभी जो है देश के नागरिक जो है मताधिकार का जो है मतलब उनको जो है दिया गया है। तो ये एक उनको एक विधिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे जो है संवैधानिक अधिकार मान लेते हैं इसको, ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है, ये इसे अधिनियम के द्वारा जो है ये दिया गया है। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए अब एक और है इंपॉर्टेंट, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु की जो है सीमा पहले जो थी 21 वर्ष थी, उसको घटा करके जो है अब 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष का हर व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है वो वोट डालने का अधिकार रखता है, ठीक है। पहले ये अधिकार 21 वर्ष था। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है ये प्रदान किया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ये प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा ये जो है प्रदान आपको मिला था ये 1989 में हुआ था, ठीक है, ये बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक और फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और ये जो न्यूनतम आयु सीमा जो है किस लोकसभा में जो है घटित हुई थी, मतलब ये 18 वर्ष के जो है लोग जो है वोट डालने का अधिकार जो है किस नई लोकसभा में हुआ था? तो ये 9वीं लोकसभा उस समय बैठी, ध्यान रखिएगा 9वीं लोकसभा का चुनाव होना था, 9वीं लोकसभा का चुनाव होना था, तब ये जो है किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा होगा, क्षेत्रीय दल कौन सा होगा, ये जो है दर्जा ये है चुनाव आयोग प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा ये जो है चुनाव आयोग प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है संविधान में जो है किस अनुच्छेद में उसको उनके जो है संशोधन की प्रक्रिया दी गई? तो भारत के जो है संविधान में जो है संशोधन करने की जो है प्रक्रिया जो है दी गई है वो किस आर्टिकल में दी गई है? तो वो आर्टिकल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल है 368। 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है 3 प्रकार की बताई गई है, ध्यान रखिएगा। एक तो है साधारण जो है बहुमत द्वारा, ठीक, और एक जो है विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा, और एक है विशेष, ठीक, और एक विशेष प्लस जो है आधे से जो है अधिक राज्यों का जो है अनुसमर्थन, ध्यान रखिएगा राज्यों का भी हम लिख देते हैं, राज्यों की जो है अनुसमर्थन। साधारण बहुमत मतलब साधारण बहुमत जो है लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले जो है बहुमत से है, मतलब 50% से अधिक अगर वोटिंग पड़ जाती है उपस्थित वालों से तो ये जो है संशोधन हो जाएगा। विशेष बहुमत में जो है 2/3 सदस्यों की जो है परमिशन की ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो है सदस्यों में 2/3 सदस्यों का जो है मतलब एक और होना चाहिए। विशेष बहुमत में जो है मतलब 2/3 के साथ साथ जो है आधे से जो है अधिक राज्यों का भी जो है अनुसमर्थन चाहिए होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाद में इसके बारे में जो है मैं संविधान कुछ जो है इसमें जो है कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं, मान लीजिए संविधान में भारत के जो है इंडियन पॉलिटी में जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे संविधान से संबंधित है, संशोधन से संबंधित है, ठीक है, और कुछ आपातकाल से संबंधित है, कुछ ऐसे और प्रावधान हैं जिनसे रिलेटेड जो है मैं थोड़ा सा डीप में वीडियो बना दूंगा। मतलब थ्योरेटिकली जो है बहुत सारे सिंगल फैक्ट्स में या वन लाइनर फैक्ट्स में जो है क्वेश्चंस जो है बनाने का प्रयास करूंगा ताकि जो है उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92वां क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप कर सकते हैं, और लाइक करना ज़रूर मतलब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 100 लाइक्स का हमारा टारगेट है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो है विधेयक लाया जा सकता है, तो ये जो है संविधान में संशोधन का विधेयक कहाँ पे लाया जा सकता है? लोकसभा में केवल, राज्यसभा में, या लोकसभा राज्यसभा में, या कि जो है सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए भारत के जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो दी गई है वो संसद को दी गई है, ध्यान रखिएगा वो संसद को दी गई है। तो ये बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के जो है किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य जो है मातृभाषा में जो है शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। तो देखिए ये प्रावधान है अनुच्छेद 350 का के तहत, ध्यान रखिएगा ये प्रावधान 350 का के तहत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है भारतीय भाषाओं से संबंधित है, जिसमें जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं को, ये आप याद रखिएगा, 22 भाषाओं को मान्यता, पहले 18 थी, ठीक है, पहले 18 थी, फिर उसको जो है 22 भाषाएं जोड़ दी गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 22 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। तो 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुर। 71वें इसका जो है सिंपल सा जो कीवर्ड दूं तो नमक, ठीक है, नेपाल, ना से नमक, ना से जो है नेपाली हो गई, और का से जो है गई कोंकणी, और माँ से हो गई मणिपुरी। तो देखो आपके लिए नमक है, ठीक। तो 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है नमक जोड़ा गया था। अब चलिए मैं कुछ और भी जो है फैक्ट्स बताता हूँ। तो मैंने बताया आपको कि 8वीं जो है अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, और ये जो है मान लीजिए पहली जो है 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है, वो भाषा थी सिंधी। ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज़रूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि 71वें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नेपाली, जो है कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई थी, और 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा सिंधी भाषा को राजकीय दर्जा का प्रदान किया गया था। उसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसमें जो है नमक जोड़ा गया, मतलब नमक का मैंने बता दिया, ठीक है, नमक का मतलब है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद जो है वो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जिसमें जो है और कई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये वह आपको मैं बता देता हूँ, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसमें जो है जोड़ा गया बोडो। ध्यान रखिए इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके माध्यम से 4 जोड़ी गई थी। इससे पहले जो है 18 थी, फिर 4 हुई, 18 4 22 हो गई। तो ध्यान रखिएगा। फिर इससे पहले अगर कोई पूछे कि तो का कितनी थी, तो 71वां था, 71 में 3 थी, तो इसमें 4 3 तो कितना 5 3 8, तो इसमें 15 थी। फिर इससे पहले जो है एक सिंधी जोड़ी गई, तो मतलब टोटल जो है 14 भाषाएं थी। इस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हुआ है तब यहाँ पे 14 भाषाएं होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है एक जोड़ी तो 15 हो गई, फिर 15 से 3 जोड़ी तो 18 हो गई, 18 से 4 जोड़ी तो 22 हो गई, ठीक। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए, नहीं आता है तो आप जो है किसी कॉपी पेन में लिख सकते हैं, ठीक है। भारत की जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान और डैश डैश में जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो देखिए पंचायती व्यवस्था का जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है, ठीक है। ये DPSP का हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य जो है अपने जो है मतलब राज्य में जो है पंचायती राज की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो ये जो है पहली जो है था वो राजस्थान में हुआ था, और ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था वो आंध्र प्रदेश था, और ये इसका टाइम पीरियड था 11 अक्टूबर 1959, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। राजस्थान के कौन से ज़िले में, तो नागौर जिला जो है कई बार पूछा जाता है किस ज़िले में हुआ था, नागौर जिले में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक। उद्घाटन एक तरीके से हुआ था, नागौर जिले से इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुष्टि जो है प्रारंभ में किस जो है समिति जो है द्वारा की गई थी, तो त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है की गई थी, ठीक। तो वो 3 स्तरीय कौन सी थी बलवंत राय, तो वो है, एक था जिला स्तर पे जो है पंचायत की व्यवस्था करना है, जिला स्तर पे पंचायती मतलब संस्थानों की जो है गठन करना है, एक जो है ब्लॉक स्तर पे है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे, ठीक, और एक जो है ग्राम स्तर पे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और जो है अशोक मेहता समिति ने जो है ये द्विस्तरीय जो है व्यवस्था की थी, द्विस्तरीय जो है ग्राम पंचायत की व्यवस्था की थी। त्रिस्तरीय के लिए पूछे तो बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय के पूछे तो अशोक मेहता समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से जो है किस प्रदेश में जो है, किस राज्य में जो है एसटी की जनजाति सबसे ज़्यादा है? तो देखिए एसटी जनजाति सबसे ज़्यादा किस में? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जो है जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, भारतीय जो है संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है क्या, कितनी, किस आर्टिकल के तहत जो है सीटों का जो है प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 330 में जो है एसटी के लिए जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 331 में क्या है? तो अनुच्छेद 31 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए जो है सीट जो है निर्धारित की, आंग्ल भारतीयों के लिए जो है सीट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और 332 में क्या है? तो इस 332 में है राज्य जो है, राज्य की जो है विधानसभा। ध्यान रखिएगा, राज्य की जो है विधान जो है सभा है, उसमें जो है एसटी के लिए सीट का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में जो है द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था? तो देखिए ये जो है द्वैध शासन की प्रणाली जो है शुरुआत की गई थी, वो जो है केंद्र में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इससे पहले जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू की थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से जो है किसमें जो है उल्लिखित योजना के तहत आधिकारिक है? तो देखिए ये जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ है। ठीक है, आज के जो है पॉलिटी के जो है टॉप जो है 100 क्वेश्चंस थे वो समाप्त हुए। हालांकि जो है टॉप 100 नहीं कहेंगे, इसे टॉप जो है 200 जो है क्वेश्चंस कहेंगे। 200 से क्वेश्चंस से कम जो है मैंने आज यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कराए, और ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है अपनी पॉलिटी जो है तैयार कर लीजिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी रूप में जो है गलत आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आज का जो है टारगेट ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा। जो है आज का जो है टारगेट है 100 लाइक्स का, लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।